हेलो स्टूडेंट। क्लास 8 में हम लोग एग्जाम के बाद आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके पहले जो है हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर्स इस टॉपिक को कंप्लीट किया था, है ना। सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ कॉन्सेप्ट पर्पस ऑल्सो और एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। इसका एप्लीकेशन बहुत है आपका। फिजिक्स में भी इसका एप्लीकेशन है, केमिस्ट्री में भी एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स में भी एप्लीकेशन है, डे टू डे लाइफ में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हम लोग पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं कि आखिर ये जो चैप्टर है डे टू डे लाइफ में कैसे रिलेटेड है। क्योंकि हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बट हम लोग इसको नाम से नहीं जानते मैथमेटिकली। ठीक है, सो एक्चुअली जो हमारा जो चैप्टर है, एक टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन। सो दो टॉपिक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। पहला जो है हम लोग पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। तो अब आप देखिए कि डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी देखते हैं कि एक एक चीज और, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमेशा दो क्वांटिटी से रिलेटेड पड़ेंगे। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो एक क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं होगा, हमेशा कितने क्वांटिटी से रिलेटेड होगा, दो क्वांटिटी से रिलेटेड होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं और आप मान लीजिए कि मैंगो खरीदते हैं। अब आप देखिए मैंगो के साथ क्या रिलेटेड है, कॉस्ट। अब आप मैंगो जब खरीदेंगे तो आपको इसका पैसा भी देना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास देखिए दो क्वांटिटी आ गई ना, एक मैंगो हो गया और उससे रिलेटेड उसका कॉस्ट हो गया। अब आप देखिए कि आप जैसे जैसे मैंगो की क्वांटिटी बढ़ाएंगे कॉस्ट भी बढ़ेगा ना, और जैसे जैसे मैंगो की क्वांटिटी घटाएंगे कॉस्ट भी घटेगा। तो अब आप देखिए कि ये जो दोनों क्वांटिटी है ना, मैं बोलूंगा कि ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है इसका क्या मतलब है, दो क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी उसी के हिसाब से, और अगर एक घट रही है तो दूसरी भी घटेगी उसी के हिसाब से। अब हम लोग ये अभी भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या होना चाहिए। एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जैसे आप मैंगो केजी में खरीद रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 1 केजी मैंगो खरीदेंगे तो इसका कुछ कॉस्ट होगा। 2 केजी खरीदेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। 3 केजी अगर खरीदेंगे तो इसका कॉस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका वेट घटाते जाएंगे, 3 से 2 केजी होंगे तो कॉस्ट घटेगा, 2 से 1 केजी होंगे तो कॉस्ट घटेगा, 1 से ½ केजी होंगे तो कॉस्ट और घट जाएगा। इसका मतलब ये दो क्वांटिटी जो है एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी अगर घटेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी घटेगी। सो नाउ वी विल से दैट दीज टू क्वांटिटी मे बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। टिल नाउ वी कैनॉट कंप्लीट कि ये क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा ही बढ़ रहा है, उसके लिए कुछ और भी एक रिलेशन होना चाहिए। हमने अभी सिर्फ एक ही कंडीशन डिस्कस किया है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। बट अब दोनों में ना एक फिक्स चीज और है, जो दूसरा कंडीशन है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। तो हम लोग पहले अभी वैसा एग्जांपल देखेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, जिसमें वो क्वांटिटी, अगर दो क्वांटिटी, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है, एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, ऐसा कौन कौन सा क्वांटिटी है। तो हम अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो चलिए, आपके बुक में ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस किया हुआ है, हम लोग उन सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो अब आप देखिए ये कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में ही जो पहला एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज इंक्रीज देन द कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। अब आप देखिए कि ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे इन जनरल एक आर्टिकल दे दिया, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल इंक्रीज करेगा तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, है ना। सो हम ये बोल सकते हैं कि एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह अब आप देखिए, मोर मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक मोर इंटरेस्ट अर्न। यानी कि अगर आप बैंक में जितना अधिक पैसा जमा करेंगे आपको इंटरेस्ट भी उतना ही मिलेगा। अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट देखा था। तो आप देखते हैं जितना अधिक प्रिंसिपल अमाउंट आप जमा करेंगे आपको इंटरेस्ट भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जांपल दिया है, देखिए स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीज देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस। अब आप देखिए ये हम नहीं बोल सकते डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अगर एक बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो टाइम जो है डिस्टेंस कवर करने के लिए वो घट जाएगा। तो ये क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही नहीं हो सकती। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने के लिए जो सबसे पहला कंडीशन है
कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करनी चाहिए, अगर एक घट रही है तो दूसरी भी घटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ये जो एग्जाम्पल 3 जो दिया गया है वैसे क्वांटिटी का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। इसी तरह फॉर अ गिवन जॉब मोर नंबर ऑफ वर्कर विल बी देयर देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क विल बी लेस, है ना। अगर आप एक काम को पूरा करना चाहते हैं और आप वर्कर्स की संख्या बढ़ा देंगे तो टाइम घट जाएगा ना काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी देखिए, ये जो है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने के लिए जो सबसे पहला कंडीशन है वो हमने अभी देखा, दूसरा कंडीशन अभी हमने नहीं देखा है। पहला कंडीशन ये बोलता है कि अगर दो क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करनी चाहिए, या एक घट रही है तो दूसरी भी घटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो उस केस में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं हो सकता है। तो हमने एग्जाम्पल देखा जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो सकता है। अब हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या है। सो देखिए, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो डेफिनेशन है ना वो यहाँ पे मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या है। टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, यहाँ पे क्वांटिटीज को डिनोट कर दिया गया है एक्स और वाई, ठीक है, आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ दे इंक्रीजेज और डिक्रीजेज टुगेदर। ये हो गया पहला कंडीशन, दोनों साथ साथ बढ़ने चाहिए या दोनों साथ साथ घटने चाहिए। दूसरा कंडीशन, इन सच अ मैनर, in such a manner that the ratio of their corresponding value remain constant, ये है दूसरा कंडीशन। the ratio of, ये दूसरा कंडीशन है, the ratio of the corresponding value, रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, यानी दोनों क्वांटिटी का अगर आप रेशियो लें, ये रेशियो हो गया दोनों क्वांटिटी का, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि मेरा जो दोनों जो क्वांटिटी है ना वो मेरा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या कंडीशन हमने देखा कि दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अब एग्जांपल, अगर मान लीजिए y का दो वैल्यू है y1 y2, क्योंकि y का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, x का भी दो वैल्यू है x1 x2, तो x1 y1 का रेशियो और x2 y2 का रेशियो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो मेरा दोनों क्वांटिटी है वो किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कि सिर्फ इंक्रीज करने से और दूसरा इंक्रीज कर रहा है तो हम नहीं बोल सकते डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। यहाँ पे हमने आपको दो कंडीशन बताया, पहला अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि साथ साथ इंक्रीज करना चाहिए दोनों क्वांटिटी या साथ साथ डिक्रीज, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे दोनों क्वांटिटी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब थोड़ा सा और इसमें हम लोग डिटेल स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन हमने देखा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का डेफिनेशन हमने देखा ना, टू क्वांटिटीज x and y are called in direct proportion if, पहला कंडीशन, x and y increases और डिक्रीजेस टुगेदर, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रहा हो दोनों साथ साथ करने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तब हम उस केस में नहीं बोलेंगे। ये हो गया पहला कंडीशन। और दूसरा, रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो रेशियो है एक्स बाई वाई, ये हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एक्स बाई वाई ये हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि मेरा जो दोनों क्वांटिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं, x and y are in direct proportion, x and y are in direct proportion, और इसको हम लोग कभी कभी ना फिजिक्स में अगर आप पढ़ेंगे या आगे और भी पढ़ेंगे तो इसको ऐसे ही बोल सकता है, x and y are directly proportional, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x और y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये जो नोटेशन है ना, ये जो नोटेशन है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नोटेशन है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। सो ये जैसे भी लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे देखिए x और y दोनों जो है वो न्यूमरेटर में भी है ना। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे x एंड y आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
और अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल सेट थ्योरी है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स थ्योरी है। जब भी ऐसा रिलेशन आ रहा है तो आप जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ अप्लाई कर सकते हैं। सो एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये जो सिंबल है ना, इसको हम हटाने के लिए एक कांस्टेंट देते हैं, कांस्टेंट वेयर के इज कांस्टेंट। अब आप देखिए जो अभी हमने पढ़ा था ना, एक तो x बाई वाई इक्वल टू के होगा ना। अब देखिए ये यही सेम चीज हम लोगों ने यहाँ भी पढ़ा था। देखिए x एंड y, x बाई वाई इज कांस्टेंट, मैंने वहां के कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया था, के, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये इक्वलिटी, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है ना, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इक्वलिटी साइन से। कब, जब आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब जरूरी है कि x इक्वल टू के वाई लिख, आप y इक्वल टू के एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि x इक्वल टू के वाई ही हो, y इक्वल टू आप के एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। x बाई वाई अगर कांस्टेंट है तो y बाई एक्स भी कांस्टेंट होगा, सब 1 बाई के, तो 1 बाई के भी तो कांस्टेंट ही है। अगर k कांस्टेंट है तो 1 बाई के भी कांस्टेंट है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप x इक्वल टू के वाई लिखते हैं या y इक्वल टू के एक्स, ठीक है। सो x और y अगर कांस्टेंट है, दोनों का रेशियो, यानी कि x और y का कुछ भी वैल्यू लें तो ये हमेशा इक्वल ही आएगा, क्योंकि सबका वैल्यू तो k के बराबर ही आएगा। तो ये फिक्स चीज हो गया ना, कि अगर दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो x1 बाई वाई वन इक्वल टू x2 बाई वाई टू, ये फिक्स्ड होगा। अब सिर्फ दो ही वैल्यू नहीं, तीन वैल्यू के लिए भी ट्रू है। x1 बाई वाई वन इक्वल टू x2 बाई वाई टू इज इक्वल टू x3 बाई वाई थ्री इज इक्वल टू x4 बाई वाई फोर। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे x और y जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डेफिनेशन क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द फॉलोइंग केस क्वांटिटीज वेर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आपको पता करना है कि जो क्वांटिटी, डू द क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर और नॉट, यानी कि आपको पता करना है कि ये जो एक्स और वाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो एक्स और वाई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सबका रेशियो सेम होना चाहिए। देखिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया, x4 हो गया, y4 हो गया। तो इन सबका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे एक्स और वाई जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब आप चेक कर लीजिए। सो 0.5 बाई टू, इसको आप पता कीजिए कितना आ रहा है, तो डेसिमल नीचे आ जाएगा। 5/20 1/4 आ रहा है, तो सबका रेशियो 1/4 आना चाहिए। 2/4 भी 1/4 आ रहा है। 8/32 ये भी 1/4 आ रहा है, और 32/128 ये भी 1/4 आ रहा है। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि रेशियो जो है एक्स और वाई का हर बार क्या आ रहा है, कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट यहाँ पे ये k का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/4। हम बोल सकते हैं ये जो k है ना, इसका वैल्यू जो है कितना है, 1/4। सो नाउ वी कैन डेफिनेटली से दैट इन फर्स्ट क्वेश्चन 7th a, we can definitely say that x and y are in direct proportion. We can say that x and y are in डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, आपको समझ में आया है ना। हम बोल सकते हैं कि x और y जो है वो मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और कैसे चेक करेंगे कि दो क्वांटिटी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये हम चेक भी कर सकते हैं, इजी है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया हमारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड। अब मेरे ख्याल से जो सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये अब आपका होमवर्क रहा, ये आपका जो है ये आपका होमवर्क रहा। सो क्वेश्चन नंबर 7 बी सी डी, these three are your homework, and just check whether p and q are in direct proportion or not, whether r and s are in direct proportion or not, whether u and v are in direct proportion or not। अब मेरे ख्याल से आप इजीली बना सकते हैं, कोई टफ नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 आप कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग अपने, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए दिया था, अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम लोग एनसीईआरटी बुक में आते हैं अपने, ठीक है। सो इन एनसीईआरटी बुक फर्स्ट वी हैव डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन,
और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप खुद से डे टू डे लाइफ में वो सारे क्वांटिटीज को अरेंज कीजिएगा जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब अ, ये जो डू दिस है, ये अब आप मेरे ख्याल से जो है ये आप कर सकते हैं। डू दिस, टेक अ क्लॉक, फिक्स इट्स मिनट हैंड एट 12। ओके, रिकॉर्ड द एंगल टर्न थ्रू द मिनट हैंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, सो आपको यहाँ दो क्वांटिटी दिया हुआ है, टाइम कितना पास हुआ और कितना एंगल फॉर्म हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया है, एक क्लॉक लिया है और इसमें जो मिनट हैंड है ना उसको फिक्स कर दिया। एंड पहले फिक्स कर दिया, कहाँ पे फिक्स किया, 12 पे फिक्स कर दिया। अब घड़ी जैसे ही स्टार्ट होगी ये मिनट हैंड मूव करेगा और इसका जो पोजीशन है वो चेंज होगा, तो कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है ना। तो यही पूछ रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो एंगल में क्या चेंज होगा, ये आपको पता करने बोला है। तो मेरे ख्याल से आप पता कर सकते हैं। एंगल आपको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ, और उसके बाद आपको ये जो A2 A3 A4 ये जो है वो आपको फिल करना है। तो अब आप देखिए कि जैसे 15 मिनट हो गया, अ, बहुत टफ भी नहीं है। ये आपका क्लॉक है, तो क्लॉक ऐसे है, तो 15 मिनट बाद क्लॉक ऐसे हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। 30 मिनट बाद क्लॉक ऐसे हो जाएगा तो ये कितना एंगल होगा, 180। 45 मिनट बाद एंगल ऐसे हो जाएगा तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 270 डिग्री, राइट। और 60 मिनट बाद क्लॉक वापस मिनट हैंड यहाँ आ जाएगा तो ये कितना एंगल बनेगा, 360, क्योंकि एक रोटेशन कंप्लीट हो गया ना। सो अब आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है और जस्ट चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। सो ये जो डू दिस है ये मेरे ख्याल से अब आप इजिली बना सकते हैं, बहुत टफ नहीं है ये डू दिस, है ना। सो इसके बेसिस पे ये आपको कंप्लीट करना है। एंड आस्क योर फ्रेंड टू फिल द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ करस्पॉन्डिंग एज ऑफ हिज मदर। ठीक है, ये ये जस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया। आप ये खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और ऑब्जर्व कीजिएगा कि मदर्स का एज और फादर का एज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या नहीं, इसके बेसिस पे। ठीक है, सो ये डू दिस आपका होमवर्क है, ये आप खुद से कीजिएगा। और ये ट्राई दिस तो अभी हमने देखा था, तो ये जो ट्राई दिस है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ये दोनों आप पहले कंप्लीट कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो एक्सरसाइज पे आएंगे। तो उससे पहले जो है वो आप ये दो डू दिस और ये जो ट्राई दिस हमने अभी डिस्कस किया ना इसको आप कंप्लीट कीजिए। ओके।